नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नमस्कार को भी केवल कॉपी पेस्ट किया करेंगे। एक एक सेकंड बचाएंगे। सबको अंदाजा लग रहा है, सबको आभास हो रहा है, जो गतिविधियां चल रही हैं, जो एक्टिविटी चल रही है, जो जितने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनके हिसाब से DSSB का नोटिफिकेशन कभी भी नोटिफाई हो सकता है। DSSB की नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट जो हैं वो कभी भी नोटिफाई हो सकती हैं। तो इस सीरीज में हम अब शुरू करते हैं रीजनिंग को भी लेकर के। सब बच्चों को हम जो सेपरेट व्लॉग्स में थोड़ी थोड़ी 2-2 4-4 मिनट की बात कर लिया करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, और हमारी जो पढ़ाई हुई क्लासेज को किस तरीके से आपको आगे इंप्लीमेंट करना है, वो आगे हम डिस्कस किया करेंगे। सबसे बेसिक चैप्टर से हम शुरू करेंगे रीजनिंग में एनालॉजी को लेकर के। बच्चे सोचेंगे साहब ये तो हमें आता है, लेकिन आप हमारा ये सेशन देखेंगे 20 क्वेश्चंस का तो समझ में आएगा नहीं, जो चीज आप समझते हैं वो वैसी नहीं है। आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। और एक चीज हम आप बच्चों को बता दें, बच्चे हमें बार बार पूछ रहे हैं कि सर आप कुछ बुक्स रिकमेंड कीजिए हमें इन 5 सब्जेक्ट्स की। जो भी चीजें देखो, हम अपनी तरफ से आपको कहीं नहीं रोकेंगे कि आप ये चीज पढ़ लीजिए, ये चीज पढ़ लीजिए। मैं हमारे हिसाब से क्या चीजें हैं, हम जो पढ़ाएंगे वो मोर देन इनफ होगा। कुछ प्रैक्टिस के लिए भी चीजें आएंगी, जरूरत पड़ेंगी तो वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि मार्केट में आपको सारी की सारी चीजें, अच्छी चीजें वो एक जगह पर कंपाइल्ड मिलना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये हमारा अनुभव जो है थोड़ा सा इसमें खराब रह चुका है। तो हम बच्चों को रिकमेंड करेंगे कि इतना जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो 65-70 नंबर कहीं नहीं गए भाई। तो एनीवे ये सारी चीजें हम अलग से सेपरेट डिस्कस कर लेंगे 5-7 मिनट के व्लॉग में। यहां पर डिस्कस करते हैं केवल और केवल क्लासेज। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर आपको कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, ये चीजें सेम चिपका दी यहां पर। आप सोचोगे जी करना क्या, यही तो रीजनिंग है। रीजनिंग का मतलब रीजन, ING, ठीक है ना। क्या रीजन है इसके पीछे, लॉजिक्स, मेंटल एबिलिटी, सारी की सारी चीजें जो हैं वो इसी का नाम है। सारे नाम जो हैं वो इसी के नाम है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, काऊ, काफ। सबसे पहले आपको जो इन्होंने रिलेशन दे रखा है वो देखना है। जो बच्चे आराम से समझ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को स्किप करके आगे जंप कर जाइएगा। हम नहीं कहते यार इसको पूरा देखिए, लेकिन आप ढंग से एनालाइज करना चाहते हो तो हमारी ये चीजें सारी ढंग से सुन लीजिएगा। काफ आपको करना क्या होता है इन क्वेश्चंस में, यहां पर काऊ और काफ का रिलेशन क्या है भैया आपस में। काऊ के बच्चे को काफ बोलते हैं, जो बछड़ा होता है, बछड़ी होती है, उसको हम काफ बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यही रिलेशन जो है वो आगे भी आपको एस्टैब्लिश करना है, आगे मेंटेन करना है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, गोट, बकरी। तो बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं, बकरी के बच्चे को बोलते हैं किड। किड अपने बच्चों को भी नॉर्मली हम किड का नाम देते हैं, जो चाइल्ड जो बोलते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम 2 जगह से चीजें वेरीफाई करके बताएंगे। गोट के बच्चे को किड बोला जाता है। तो जो रिमाइंडर ऑप्शंस हैं ये भी देख लेते हैं भाई। पप्पी किसको बोलते हो भाई, पप्पी आप डॉग के बच्चे को बोलते हो। हम यहां पर 20 क्वेश्चन नहीं, 20 गुणा 4 करने की कोशिश करेंगे, जरूरी नहीं है 80 क्वेश्चन हो जाए, लेकिन 20 से कम 40 क्वेश्चन तो हम यहां पर निकाल ही लेंगे। किड जो है वो गोट के बच्चे को बोल देते हैं। लैम्ब जो भेड़ के बच्चे को बोलते हैं भाई, शीप के बच्चे को बोला जाता है। और कोल्ट किसके बच्चे को बोला जाता है, हॉर्स के बच्चों को बोला जाता है। कोल्ट हॉर्स के बच्चों को में भी मेल फीमेल का अलग अलग चक्कर है, लेकिन इतना दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। एक को कोल्ट बोला जाता है, एक को फॉल बोला जाता है, लेकिन आपको इतना दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है ये चीजें। लेकिन दोनों में से कोई भी आ गया तो ये चीज दिमाग में रख लीजिएगा। गोट के बच्चे को किड बोला जाता है। गोट के बच्चे को किड के नाम से पुकारते हैं, काऊ के बच्चे को काफ के नाम से, डॉग के बच्चे को पप्पी के नाम से, लैम्ब किसके, शीप के बच्चे को, कोल्ट किसके बच्चे को भाई, कोल्ट और फॉल जो है वो हॉर्स के बच्चे को बोला जाता है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट पे स्विच कीजिए, सीज्मोग्राफ, अर्थक्वेक्स। सीज्मोग्राफ और अर्थक्वेक में जो रिलेशन है वही नेक्स्ट में होना चाहिए, यानी टेजियोमीटर और उसके साथ में क्या जमता है। तो सबसे पहले देखिए रिलेशन क्या दे रखा है, सीज्मोग्राफ या सीज्मोमीटर। सीज्मोमीटर ये किसके लिए होता है भाई, अर्थक्वेक को मापने में काम में आता है। अर्थक्वेक का एक स्केल आता है, आपको पता ना, इस लेवल का अर्थक्वेक आया वहां पर, और इसका जो बिंदु था, जो केंद्र बिंदु था, वो हिंदू कुश अफगानिस्तान में था। इस तरीके से हिंदू कुश अफगानिस्तान में है क्या भाई, नोट करके बताना, हमें पक्का कमेंट करके बताना कि ये हिंदू कुश नाम की जगह जो है वो कहां पर है। हमारे मुंह से निकल गया है अफगानिस्तान, वेरीफाई करना इसको और बताना हमें कि ये हिंदू कुश जो है वो अफगानिस्तान में है क्या। सीज्मोग्राफ या सीज्मोमीटर या सीज्मोग्राफ अर्थक्वेक को मापने का काम करता है, उसको मेजर करने का स्केल है। तो इसका मतलब टेजियोमीटर भी कोई ना कोई स्केल है। ये किसको स्केल करता है, ये स्ट्रेस को स्केल करता है।
स्ट्रेस को स्केल करता है। यहां पर नाम वोल्केनोज, रेजिस्टेंसेज, लैंडस्लाइड्स, स्ट्रेन, स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन को स्केल करने का काम करता है कौन? टेजियोमीटर। क्लियर है? जो सेम रिलेशन उन्होंने बता रखा है वो का वो रिलेशन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो ऑप्शन है उनमें एस्टैब्लिश करना है। न्यूज़पेपर और प्रेस में क्या रिलेशन है भाई? देखिएगा, सबसे बेसिक क्लास है हमारी, लेकिन बच्चे आप इनको हल्के में मत लीजिएगा। हम जो चीजें आपको बता देंगे वो एग्जाम तक आपके दिमाग में रहनी चाहिए। किसी भी एग्जाम में जहां पर भी आपको रीजनिंग से रिलेटेड, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड, लॉजिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे हम कराएंगे। लोग बोलेंगे हम 60 में से 60 नंबर 3 सब्जेक्ट्स में, मैथ, रीजनिंग, हिंदी 60 में से 60, हम 60 में से 60 नहीं, हम 51 नंबर की गारंटी लेंगे। हम 51 मार्क्स की गारंटी लेंगे 3 सब्जेक्ट्स में, हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स। तो 2 सब्जेक्ट्स का क्या, 2 सब्जेक्ट में 12 नंबर भी आ गए ना, इसका मतलब समझ लीजिए। और ये एवरेज बात कर रहे हैं हम, बच्चे 100 में से 80 नंबर तक भी स्कोर कर सकते हैं हमारी क्लासेज को देखने के बाद में, हमारी क्लासेज अटेंड करने के बाद में। लेकिन हम इतनों की गारंटी लेते हैं अगर किसी बच्चे ने ढंग से देख लिया, एवरेज बच्चे ने भी। न्यूज़पेपर और प्रेस में क्या रिलेशन है? न्यूज़पेपर प्रेस में छपते हैं, न्यूज़पेपर प्रेस में प्रिंट होते हैं। तो क्लोथ कहां पर बनते हैं भाई? टेलर के यहां पर क्लोथ नहीं, वहां पर सिलाई होती है, वहां पर स्विंग होती, वहां पर सीविंग होती है। जी नहीं। फाइबर, फाइबर क्लोथ, फैब्रिक, ये उसी का नाम है। जी नहीं। मिल, यस, मिल में कपड़े बनते हैं, मिल में कपड़े बनते हैं। और टेक्सटाइल, अब आप सोचोगे टेक्सटाइल, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज का नाम होता है, टेक्सटाइल मिल का नाम होता है, टेक्सटाइल एक तरीके से क्लोथ का नाम है। जो पैंट शर्ट के वगैरह के जो थान के थान बन जाते हैं, टेक्सटाइल उसका नाम है। तो वो भी इसका एक तरीके से सिनोनिम के टाइप हो गया। इसलिए जिस तरीके से न्यूज़पेपर प्रेस में छप रहे हैं, बन रहे हैं, प्रिंट होते हैं, वैसे ही क्लॉथ जो है वो मिल के अंदर बनते हैं। आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। फाइंड द ओड वन आउट, इनमें से जो जम नहीं रहा, 3 एक तरीके के रिलेशंस हैं, एक अलग तरीके का रिलेशन है। 3 बच्चे अलग तरीके से बैठे हुए हैं, एक बच्चा अलग तरीके से बैठा हुआ है, और उसको जो है आपको फाइंड करना है। डिस्टेंस ओडोमीटर, ओडोमीटर समझते हो क्या? आपके व्हीकल में एक डिस्टेंस को दिखाता है, स्पीड को नहीं, डिस्टेंस को दिखाता है। जितनी डिस्टेंस आपके व्हीकल ने ट्रेवल कर ली है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में जो डिस्टेंस के लिए मीटर लगा होता है उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। तो यस, वो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए होता है। ठीक रिलेशन है जी, कोई दिक्कत नहीं है। विंड टेजियोमीटर, जी नहीं, ये टेजियोमीटर अभी पढ़ा हमने। टेजियोमीटर किसके लिए होता है भाई? स्ट्रेस के लिए या फिर स्ट्रेन्स के लिए, स्ट्रेन्स के लिए, ठीक है ना, इसके लिए होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया है, देख लेते हैं, अलग हो गया, रिलेशन नहीं बैठा रहा। तो विंड के लिए एक्चुअल में अब ये कहो कि साहब टेजियोमीटर की जगह पर यहां पर विंड की जगह पर क्या आना चाहिए था? स्ट्रेस। या फिर ऑप्शन कैसे करेक्ट हो सकता था? विंड को मापने वाला, विंड की गति को मापने वाला मीटर को क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर। ध्यान में होना चाहिए, एनीमोमीटर। चीजें छोटी छोटी हैं, स्टेप्स जितने छोटे रखोगे सक्सेस के लिए उतने ही दूर तक जाओगे, उतने ही आगे बढ़ोगे भाई। एनीमोमीटर, या तो ये आ जाता विंड एनीमोमीटर, करेक्ट हो जाता, या फिर लिखा जाता स्ट्रेस टेजियोमीटर। तो लेकिन फिलहाल तो ओड हो गया। दूसरे भी देखते हैं, करंट एमीटर। यस, फिजिक्स में पढ़ा है सभी बच्चों ने, करंट को एमीटर से मापा जाता है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये ओड वन आउट हो गया, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो गया ये, ठीक है। डिस्टेंस को ओडोमीटर में से मापा जाता है। तो क्लियर है चीजें, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डी प्लस ये जितने क्वेश्चंस हैं, आप बच्चे बोलोगे कि सर आप जो भी हमें तैयारी करा रहे हो कहीं से भी करा रहे हो क्या? जी नहीं, हम केवल DSSB के आए हुए क्वेश्चंस को उठा रहे हैं। तो आप सोचोगे सर से पढ़ने की क्या जरूरत है, हम ही पढ़ लेते हैं। जी नहीं, ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। अगर कोई पढ़ पा रहा है बहुत अच्छी बात है, हम चीजें आपको छांट छांट के और ये भी बताएंगे कि आपको इनके साथ साथ में और चीजें क्या जो है वो पढ़नी है। हम आपको आज ही से बोल देते हैं। आप बोलोगे सर ये जीके की बात कर रहे हो, रीजनिंग के लिए भी इंडिया के जितने सारे के सारे स्टेट्स हैं सबकी कैपिटल्स आपको पता होनी चाहिए, टोटल स्टेट्स पता होने चाहिए, वो जीके के हिसाब से पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ कंट्रीज जो हैं, जो मतलब प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं, पूरे वर्ल्ड के नेशंस हैं, उनकी आपको कैपिटल्स पता होनी चाहिए, उनकी आपको करेंसी पता होनी चाहिए, कुछ है कि लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए, कुछ के करेंसी के साइंस पता होने चाहिए। लेकिन हम भी ये डिस्कस करेंगे आपसे आने वाली क्लासेज में। आप भी अपने लेवल पर तैयारियां करते रहना, जो हमने बता दिया अभी। आपको इंडिया की हर एक स्टेट का कैपिटल पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नॉर्थ स्टेट में बच्चे समझ चुके हैं हम क्या बताते हैं और क्या चीजें क्लिक होती है एग्जाम में।
हाँ, क्योंकि हम अब इतने स्टेट्स का हर एक चीज में क्वेश्चंस में रखने लगे तो ये तो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपको एग्जामिनर देगा क्या वहां पर, जैसे पहले क्वेश्चन थे यहां पर देगा राजस्थान जयपुर, और फिर अगले वाला पूछेगा जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स हैं जिनसे आप इतने ज्यादा फेमिलियर नहीं रहते, तो वहां पर आप गच्चा खा जाएंगे। ऐसा तो कोई पूछेगा नहीं कि भाई यहाँ जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी क्या है जी, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है जी, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, वो तो ऐसे जो कि आप न्यूज़पेपर्स में भी बहुत कम से कम पढ़ते हो, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा गलतफहमी में मत रहना, हमने बता दिया आपको, हिंट बता दिया है। तो यहां पर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए भाई यहां पर कंडेंसेशन रेफ्रिजरेशन में, रेफ्रिजरेटर में या रेफ्रिजरेशन के प्रोसेस में कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। तो सेम चीजें, इसी से मिलती जुलती चीजें जो और किस में होती हैं भाई, इवेपोरेशन हीट पे इवेपोरेशन होता है क्या जी, होता है, होल्ड करके रखिए। कंजप्शन कुकिंग करते हैं तो कंजप्शन होता है क्या, कुकिंग करते हैं तो खाना बनता है भाई, ठीक है ना। लेसन ओरेशन, ठीक है ना, कोई बोलेगा, सुनना और बोलना अलग अलग फर्क चीजें हो गई जी। एग्जॉशन बाय जी नहीं, यहां पर इसका एग्जैक्ट एग्जांपल, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DSSB का आया हुआ क्वेश्चन है। आई थिंक ये हम ऑलरेडी जो शायद जेई फर्स्ट DSSB में जेई का जो 2019 का एग्जाम हुआ इलेक्ट्रिकल का, उसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है, 3 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था नवंबर 2019 वाला, उसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम क्वेश्चन है ये, कंडेंसेशन, रेफ्रिजरेट और आगे क्या जो कौन सा बैठ रहा है ये, इवेपोरेशन एंड हीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइकोलॉजिस्ट और एल्गी, फाइको परटेन्स टू एल्गी, इसका मतलब फाइकोलॉजी में एल्गी की स्टडी की जाती है, और फाइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि एल्गी पढ़ाते हैं। बॉटनी जिन्होंने बीएससी पढ़ी है, जिन्होंने बॉटनी में एडमिशन लिया है, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है तीनों सालों में, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है एल्गी से रिलेटेड, फिर फंजाई से रिलेटेड, हर एक से रिलेटेड एक एक सब्जेक्ट है बीएससी में, तो फाइकोलॉजिस्ट एल्गी को पढ़ाते हैं क्या, स्टडी करते हैं। वैसे ही माइको परटेन्स टू फंगस, इसका मतलब जिसमें फंगस की स्टडी होती है वो माइकोलॉजी है, और जो पढ़ते हैं, जो स्टडीज जो करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं इसके, वो माइकोलॉजिस्ट है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, फंजाई की स्टडी करने वाले। 3 टर्म्स और लिखे हुए हैं, 3 टर्म्स का मतलब 3 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं, उनको भी पढ़ेंगे। सॉइल की स्टडी किस में होती है भाई, कौन सी साइंस है, पीडोलॉजिस्ट बताइएगा भाई। पीडोलॉजी के अंदर सॉइल के स्ट्रक्चर, सॉइल का जो मटेरियल है, सॉइल के जो कंपोजिशन है, उसकी स्टडी होती है। डिजीज पैथोलॉजिस्ट सबको पता है, आप लोगों को तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एंड्स की स्टडी किस में होती है भाई, एंटमोलॉजी में, एंटमोलॉजी। अब आप कहोगे साहब एंटमोलॉजी में तो इंसेक्ट्स की स्टडी होती है, एंटमोलॉजी में तो इंसेक्ट्स की स्टडी होती है, तो एंड्स क्या। अब कई बार एग्जाम के अंदर इससे भी फर्दर एक स्टेप आगे चला जाता है एग्जामिनर, और एंड्स के लिए एक अलग, अकेली एंड्स के लिए, वो तो एंटमोलॉजी तो सारे इंसेक्ट्स के लिए है, अकेली एंड्स के लिए जो साइंस है, जो ब्रांच है, वो कौन सी है। तो एंड्स के लिए या तो एंटमोलॉजी लिखा हुआ आ गया, वो सारे के सारे इंसेक्ट्स की ब्रांच है। जैसे बायोलॉजी जो है वो सारे के सारे जितने क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका एक तरीके से साइंस है, फिर इतनी सारी साइंस की ब्रांचेज हो गई हैं। वैसे ही एंटमोलॉजी जो है वो इंसेक्ट्स के लिए होता है। इंसेक्ट्स में अब अलग अलग इंसेक्ट्स हैं, एंड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या तो क्या आ गया भाई इंसेक्ट्स के लिए एंटमोलॉजी, राइट, ठीक है। अगर एंटमोलॉजी नहीं लिखा हुआ है तो एंटमोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर अकेली एंट्स की स्टडी होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, मर्मेकोलॉजी। लॉजिस्ट बना दोगे तो उसकी स्टडी करने वाले हो गए, उसके साइंटिस्ट हो गए, तो मर्मेकोलॉजी दिमाग में रखिएगा। फाइकोलॉजिस्ट एल्गी को स्टडी करते हैं, माइकोलॉजिस्ट फंजाई को स्टडी करते हैं, पेडोलॉजिस्ट जो है सॉइल को स्टडी करते हैं, डिजीजेज को पैथोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। वैसे ही एंड्स को स्टडी करने वाली साइंस जो है वो एंटमोलॉजी है या फिर मर्मेकोलॉजी है। मर्मेकोलॉजी एंटमोलॉजी की ही अलग से ब्रांच है, उसका सब डिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, बर्ड्स की स्टडी करते हैं। वैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं भाई, आर्कियोलॉजी में ऑब्वियस सी बात है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो आर्कियोलॉजी की स्टडी करते हैं। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आया हुआ है, DSSB में ही आया हुआ है,
लेकिन एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं करते। वो कुछ भी लिख देगा इसकी जगह पर कि भी पुराने जमाने की कुछ चीजें हैं, उनकी इवैक्यूएशन वगैरह का चीजें हैं, कुछ भी लिख देगा, पुराने मटेरियल्स हैं, उनकी मतलब इवैक्यूएशन का काम है। ये कौन करता है जी? तो वो क्या आ गया? आर्कियोलॉजी में आ गया। और उसका काम देखने वाले क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट। आपको पता होगा कि भाई एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो बना हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ASI जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो डिपार्टमेंट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है इंडिया के अंदर है ना, वो ये काम करता है। ठीक है, तो ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड की स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो आर्कियोलॉजी की स्टडी करते हैं। फर्दर कुछ भी आए, यानी कि जो पुराने रिमेन्स हैं, पुराने जो रिमेन्स हैं, ओल्ड रिमेन्स जो हैं, वो उनकी स्टडी करने किसके अंदर की जाती है? आर्कियोलॉजी के अंदर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉल्यूम और लीटर में जो रिलेशन है वही एरिया और क्वेश्चन मार्क में रिलेशन है। वॉल्यूम लीटर, वॉल्यूम को लीटर में मापा जाता है। वॉल्यूम यानी दूध का, पानी का, कभी किलो नहीं होता, मास में नहीं देखते उनको, हम देखते हैं उनका वॉल्यूम, वॉल्यूम देखते हैं। तो वॉल्यूम हमेशा किस में मापा जाता है? लीटर में। यानी वॉल्यूम के, लीटर जो है वो वॉल्यूम की यूनिट है एक तरीके से। लीटर क्या है? वॉल्यूम की यूनिट है। जैसे किलोग्राम क्या है भाई? वजन की यूनिट है, वेट की यूनिट है। वेट तो नहीं, मास की यूनिट है वैसे ना। वेट तो फिजिक्स में जाओगे तो वेट की यूनिट नहीं होती, वेट तो अलग चीज हो जाता है भाई, मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहां पर लीटर जो है वो वॉल्यूम की यूनिट है। वैसे ही एरिया जो है उसकी यूनिट क्या है? एरिया की यूनिट आपका सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर फीट भी हो सकता है, मिलीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, फीट स्क्वायर, स्क्वायर फीट भी हो सकता है, तो हमने बता दिया। यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। इनमें से है क्या कोई आंसर? जी नहीं है। हेक्टेयर आया। हेक्टेयर किसके लिए लिखा जाता है भाई? जमीन का एरिया मापने के लिए। जमीन का एरिया मापने के लिए हेक्टेयर और एकड़, ये दोनों की दोनों जो यूनिट्स हैं वो एरिया को स्केल करने की, एरिया को मापने की यूनिट्स हैं, पता होना चाहिए। डिग्री किसी यूनिट है भाई? डिग्री हम तो एक तो एंगल में लगाते हैं, लेकिन वो डिग्री की यूनिट नहीं होती, वो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं उससे केवल। डिग्री जैसे ना, डिग्री सेल्सियस हम किसी के ऊपर कोई लगा देते हैं, एक्चुअली डिग्री वैसे देखा जाए तो किसी की पर्टिकुलर यूनिट नहीं है, वहां पर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट उस तरीके से लगाया जाता है, उसको यूज किया जाता है। रेडियन, रेडियन एंगल के लिए है, जो कोण होते हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में। न्यूटन, न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है। और ये चीजें आप हल्के में मत लीजिएगा भाई, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और क्वेश्चन इसी हिसाब से आते हैं, कभी ना कभी घूम फिर करके इन्हीं चीजों पे आ जाएंगी। तो एक एक चीजें हमारी क्लासेज को आप मिस करने की गलती 1% भी मत कीजिएगा। नॉर्थ सेट में हम इस चीज को प्रूव कर चुके हैं और हम अपने आप की कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं। हम आपके लिए आपका DSSB का जो पाथ है, आने वाली अपकमिंग एग्जाम्स का जो पाथ है, वो बहुत इजी कर देना चाह रहे हैं। कंपटीशन जनरेट होगा, ऑब्वियस सी बात है, आप में भी 1000% जो है वो इंप्रूवमेंट जो है वो आने वाला है। मून और सैटेलाइट में जो रिलेशन है, मून सैटेलाइट, मून क्या है भाई? मून अर्थ का सैटेलाइट है। मून जो है, चंद्रमा जो है, चांद जो है, वो हमारा सैटेलाइट है, उपग्रह है। ठीक है ना? और कैसा उपग्रह भाई? नेचुरल सैटेलाइट है वो, प्राकृतिक उपग्रह हमने नहीं छोड़ा, आर्टिफिशियल तो हमने बहुत सारे छोड़ रखे, मैन मेड। तो मून जो है एक तरीके का सैटेलाइट है। तो अर्थ क्या है? ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है। अब यहां पर अर्थ की जगह पर जितने भी सोलर सिस्टम के प्लेनेट्स हैं वो सारे के सारे किसी का भी नाम आ सकता था। मरकरी का नाम आ सकता था, विनस का नाम आ सकता था, जुपिटर का नाम आ सकता था, मार्स का नाम आ सकता था, किसी का भी नाम आ सकता था भाई, सैटर्न का नाम आ सकता था। तो वो क्या है भाई? अपने आप में प्लेनेट है। लेकिन ये मून जो है वो सैटेलाइट है। ठीक है ना? जिस तरीके से मून सैटेलाइट है तो अर्थ क्या है भाई? प्लेनेट है। मार्स क्या है भाई? प्लेनेट है। विनस क्या है भाई? प्लेनेट है। तो ये प्लेनेट, आंसर इसका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंबलडन ट्रॉफी। विंबलडन ट्रॉफी हमेशा न्यूज़पेपर में, खेल पृष्ठ पर हमेशा छपी रहती है। इसकी न्यूज 12 महीने तो नहीं चलती जिसमें विंबलडन ट्रॉफी चल रही होती है। विंबलडन ट्रॉफी किसके लिए खेली जाती है भाई? टेनिस के लिए खेली जाती है। टेनिस भी बहुत सारे तरीके हैं, अब वहां पर कंफ्यूज मत हो जाना। अगर ऑप्शंस में फिर ये वाला पार्ट इधर उठ करके आ गया तो ठीक है ना। टेनिस कौन सा भाई? लॉन टेनिस। लॉन टेनिस के लिए खेली जाती है क्या? विंबलडन ट्रॉफी। तो ऐसे ही वॉकर्स कप जो है वो गोल्फ के लिए खेला जाता है। एशिया कप जो है वो क्रिकेट के लिए खेला जाता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट के लिए खेली जाती है। एशेज सीरीज जो है वो क्रिकेट के लिए खेली जाती है। ध्रुव प्रतिद्वंदी, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के मैच होते हैं क्रिकेट में, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया और किसके मैच होते हैं? एशेज ट्रॉफी जो है किसके लिए होती है? एशेज सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जितनी भी मेन।
जितनी भी जो मेन चीजें, सारी चीजें, और बाय द टाइम हम आपकी ये चीजें इतनी एक्सप्लोर करा देंगे कि ये क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं हो सकते। पेन ऑथर, पेन का ऑथर से जो रिलेशन है, यानी पेन से ऑथर लिखता है, तो वैसे ही स्वॉर्ड से को कौन काम में लेता है? पेन को ऑथर काम में लेता है, यानी ऑथर पेन से लिखता है, तो स्वॉर्ड का क्या किया जाता है? तलवारबाजी की जाती है, तलवारें चलाई जाती। कौन चलाएगा? कारपेंटर चलाएगा क्या? जी नहीं, कारपेंटर के अपने हथियार हैं, अलग से अपने औजार है, सॉरी हथियार नहीं औजार हैं। वॉरियर, यस, योद्धा जो है उस स्वॉर्ड को युद्ध में काम में लेता है, ऑप्शन करेक्ट है। टेलर को भाई स्वॉर्ड मत दे देना, टेलर सीजर्स काम में लेता है, अपनी सीजर नहीं सीजर्स। फार्मर जो प्लाव काम में लेता है, तो वैसे ही स्वॉर्ड जो है वो किसके लिए? भाई वॉरियर के लिए बनी हुई चीजें पता होनी चाहिए आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई मायोपिया। अब देखिए एग्जाम्स में जो है DSSP का जब पेपर सेट होगा तो ये इतनी चीजें आपको इजी नहीं दी जाएंगी, ये और किसी DSSP के और किसी एग्जाम्स के पेपर से क्वेश्चन से। यहां पर आई की डिजीज है, आपको पता है मायोपिया, मायोपिया आई की डिजीज है। वैसे ही टीथ की डिजीज यहां से क्या भाई? पायरिया, पायरिया वैसे टीथ से ज्यादा गम की डिजीज है भाई, गम, टीथ और गम की डिजीज है, तो पायरिया यहां पर ऑप्शन को होल्ड करके रखिएगा। कैटरेक्ट आई की डिजीज है, ट्रेकोमा आई की डिजीज है, एक्जिमा स्किन की डिजीज है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। जिस तरीके से आई और मायोपिया में रिलेशन है, वैसे ही टीथ और पायरिया में रिलेशन है। क्लियर? ऑटवा और नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटवा कनाडा, यानी कि ऑटवा नाम सुना होगा आपने, कनाडा की कैपिटल है। पहले ये कैपिटल है, देन ये क्या भाई? नेशन है, ठीक है ना। वैसे ही यहां पर देखिएगा ये क्वेश्चन मार्क एंड देन ऑस्ट्रेलिया, इसका क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए? कैपिटल आना चाहिए। कैपिटल किसकी? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। अब यहां पर जो सिटीज के नाम देखिए, ओवल, मेलबर्न, सिडनी, कैनबरा, इनमें से 3 नाम सुने होंगे आपने। ओवल स्टेडियम, ओवल क्रिकेट स्टेडियम, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट ग्राउंड, MCG सॉरी, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। इस तरीके से उनके भाई वर्ल्ड के फेमस क्रिकेट ग्राउंड्स के नाम है। दुनिया की सबसे अच्छी क्रिकेट पिच वहां की मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया की सारी सिटीज के नाम है। ओवल जो कैनबरा के अंदर ही है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है वो क्या है? कैनबरा है। जिस तरीके से ऑटवा कनाडा की राजधानी है, कैपिटल है, वैसे ही कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वॉशिंगटन DC जो है वो USA की राजधानी है। ये चीजें आपको प्रोमिनेंट कंट्रीज की, जितने जो कंट्रीज हैं वो नेशंस हैं, और कौन कितने नेशन जो पूरे वर्ल्ड के अंदर ना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। चीजें ऐसे, और ऐसा नहीं, चीजें जितनी इंपॉर्टेंट मतलब पॉजिटिव जितनी चीजें उतनी निगेटिव का, जो हमारे आजू बाजू में एक दो जो मतलब क्या बोले उनके लिए शब्दों का तो प्रयोग क्या करें, उनके भी आपको पता होने चाहिए। हमारे नेबरिंग कंट्रीज हो सकते हैं जो वर्ल्ड के अंदर जिनकी लेकर के हलचल चल रही होती है, उनका भी आपको पता होना जरूरी होता है। जितना पॉजिटिव लोगों के बारे में पता होना चाहिए, जितना भगवान श्री राम के बारे में पता होना चाहिए, उतना रावण के बारे में ऑटोमेटिकली पता हो जाता है। तो चीजें आप समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहां पर। सन डॉटर, सन और डॉटर का जो रिलेशन है, सन क्या भाई? बेटा बेटी, इसका मतलब अपोजिट जेंडर्स हैं, मतलब ना पहले ये दोनों क्या है? जेंडर है, अपोजिट जेंडर्स हैं। वैसे ही नेफ्यू, भतीजा, तो अपोजिट जेंडर क्या हो गया भाई? भतीजी, भतीजी को क्या बोलते हैं? नीस, तो ये हो गया भाई, ठीक है ना। अब यहां पर और क्या ऑप्शंस हो सकते थे? गर्ल, गर्ल कब आता? जब यहां पर बॉय लिखा होता। कजन कब आता? कजन जो है कभी भी जो हम हालांकि इंडिया में बोल देते हैं कि वो मेरी कजिन सिस्टर है, वो मेरा कजन ब्रदर है, लेकिन कजिन जो है वो दोनों जेंडर्स के लिए एक कजन ही यूज होता है, ठीक है ना। हम बोल देते हैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, यार समझ यार वो मेरा कजन है, ठीक है ना। तो उससे या तो लैंग्वेज बोलने से समझ में आ जाए, लेकिन इंग्लिश में तो नहीं समझ में आएगा। सी लगाएगा, अगर सी बोलेंगे तो ही समझ में आएगा ना। तो शी इज माय कजिन, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको कजिन सिस्टर बोलने की जरूरत ही नहीं हुई। तो कजिन जो दोनों जेंडर्स के लिए यूज हो गया, तो इसका तो बनना पॉसिबल ही नहीं। एल्डर वो इस तरीके से आता नहीं, अपोजिट जेंडर में आता। एल्डर का जो अपोजिट देखेंगे तो आप यंगर हो जाएगा, लेकिन वो जेंडर्स में नहीं आता, अपोजिट जेंडर्स में नहीं आता। तो जिस तरीके से सन और डॉटर आपस में रिलेटेड है, वैसे नेफ्यू और नीस जो है वो आपस में रिलेटेड है। यहां पर एक क्वेश्चन और देखिएगा, ऑर्निथोलॉजी, अभी पढ़ा हमने क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजिस्ट पढ़ा था, बर्ड्स की स्टडी करते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी में बर्ड्स की स्टडी करते हैं। तो वैसे ही एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं भाई? वहां पर लिखा था एंड्स, लेकिन एंड्स के लिए पर्टिकुलर साइंस का नाम हमने बता दिया मर्मेकोलॉजी, ठीक है ना। तो एंटमोलॉजी के लिए क्या आएगा जी? इंसेक्ट्स, यस क्लियर कर दीजिए। एंटमोलॉजी के अंदर सारे के सारे इंसेक्ट्स की स्टडी की जाती है, और अगर कोई इंसेक्ट्स की अलग से पर्टिकुलर स्टडी है, जैसे हमने अभी बोला एंड्स के लिए मर्मेकोलॉजी में है, तो वो चीज अलग हो सकती है। यस ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है हमें, लेकिन फिर और भी देखेंगे। एनिमल्स की स्टडी किसमें करते हैं? बड़ी ब्रांच है, कौन सी भाई? जूलॉजी, जूलॉजी सबने पढ़ी है भाई, जूलॉजी के अंदर एनिमल्स की स्टडी करते हैं। फंजाई की स्टडी अभी हमने पढ़ा, माइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। प्लांट्स की स्टडी बॉटनी के अंदर करते हैं। ये चीजें रिपीटेडली, जरूरी नहीं है हमारी ये क्लासेज जो है वो नर्सिंग ऑफिसर्स की प्रिपरेशन करने वाले लोग ही देख रहे
रहे हैं, DSSB के और एस्पिरेंट्स भी हो सकते हैं जो कि देख रहे होंगे, जो कि इन चीजों से इतने ज्यादा थोरो नहीं हो, क्लासेज अटेंड कर सकते हैं। हमारी ये चीजें पता होनी चाहिए। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस में हम आपको बहुत सारी चीजें बता देंगे, 4 गुना कर देंगे आपकी नॉलेज को, ताकि चीजें आपको एग्जाम में उतना ही ज्यादा रिजल्ट दे सके। पेन राइट, पेन से लिखते हैं, पेन राइट, पेन से राइटिंग करते हैं, तो गन से क्या करते हैं भाई? डिगिंग, गड्ढा थोड़ा ना खोदते हैं जी नहीं, शूटिंग में काम में लेते हैं, शूट किया जाता है भाई गन से, ठीक है, करेक्ट है। कट, कट किससे किया जाता है? चाकू से करें, सीजर से करें तो वहां पर आ जाता। गार्ड, गार्ड नहीं करते भी गन से, गार्ड तो मतलब गन गार्डिंग का भी काम है, लेकिन एक्चुअल में काम पूछ लिया भाई, गन करेगी क्या? शूट करके गार्ड करेगी, ठीक है ना, वो सेकेंडरी फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो गार्डिंग हमेशा शूट करके थोड़ी ना की जाती है, ठीक है, डरा कर भी की जा सकती है। एनीवे, आप समझ रहे होंगे इन चीजों को। क्वारल, वॉर, क्वारल का मतलब होता है झगड़ा, और वॉर का मतलब बड़ा झगड़ा, ठीक है ना। दो फ्रेंड्स में झगड़ा हो गया तो उसको वॉर नहीं बोलते कभी भी, झगड़ा हो गया भाई, क्वारल। वॉर, दो देशों के अंदर झगड़ा हो गया, उसको बोलेंगे हम वॉर। वहां पर ऐसे थोड़ी ना गाली गलौज थोड़ी ना करेंगे वहां पर। एनीवे, तो जिस तरीके से क्वारल और वॉर का रिलेशन है, वैसे ही अनहैप्पी और किसका रिलेशन है? दोनों एक ही है देखो, लेकिन छोटे बड़े वर्ड्स हैं। अनहैप्पी का मतलब नाखुश, ये हैप्पी तो भाई इसका अपोजिट हो गया, नहीं जी, सैड। सैड का मतलब भी अनहैप्पी होता है, लेकिन सैड का मतलब बहुत ज्यादा दुखी, ठीक है ना। ये नाखुश, बहुत ज्यादा दुखी, होल्ड कीजिए ऑप्शन को, ठीक है ना। रिफ्यूज, मना करना, जी नहीं। रिजॉइस, बहुत ज्यादा खुश रहना, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया यहां पर? सैड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षरधाम मंदिर गुजरात। दिल्ली वाले सोचेंगे अक्षरधाम मंदिर तो हमारे यहां पर है जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब अक्षरधाम मंदिर तो शायद मुझे लग रहा है एक दो जगह पर और भी बन रहे होंगे। गुजरात का अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर है गुजरात में। स्वर्ण मंदिर कहां पर है भाई? स्वर्ण मंदिर, जिसको आप हिंदी में समझ नहीं आ रहा होगा, गोल्डन टेम्पल जिसको आप बोलते हो भाई, क्या क्या बोलते हो? गोल्डन टेम्पल। कहां है भाई? पंजाब में है। कहां पर है भाई? पंजाब में है। तो देखिएगा, आगरा, अमृतसर, दिल्ली, जोधपुर, पंजाब तो आया नहीं, पंजाब के अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर में है क्या? गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेन्युइन, ऑथेंटिक। आप इन वर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज करते हो। जेन्युइन किसी पर्सन के लिए बोलते हो यार, जेन्युइन पर्सन है जी, जेन्युइन इंफॉर्मेशन है जी, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, पूरी सच इंफॉर्मेशन है, ट्रू इंफॉर्मेशन है। उस तरीके से जेन्युइन और ऑथेंटिक जो है एक दूसरे के सिनोनिम नजर आ रहे हैं। वैसे ही मिराज, मिराज और इसका सिनोनिम क्या है? मिराज का मतलब समझते हैं क्या? मृगमरीचिका का नाम सुना होगा आपने। डेजर्ट में गर्मी के दिनों में भरी दोपहरी में क्या होता है? हिरण देखती है दूर की तरफ में कि यार पानी किस तरह से नजर आता है, और दौड़ के जाती है, वहां पर जाके देखती है कुछ भी नहीं, तो और उसको और जाके आगे दूर पर नजर आता है कि पानी की तरह से नजर आ रहा है, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर फिजिक्स का एक थ्योरी जो है वो अप्लाई होती है, हमें यहां पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से मृग को इल्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? इल्यूजन, इल्यूजन है। मिराज जो है वो इल्यूजन का सिनोनिम है। यहां पर इमेज अलग है, ट्रांसपरेशन अलग है, रिफ्लेक्शन अलग है। मिराज का मतलब है इल्यूजन, ठीक है। चीजें क्लियर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये सारे के सारे। पीटल, फ्लावर, फ्लावर में पिटल्स होती हैं, कलियां होती हैं, वैसे ही पीपर में सोल्ट होता है क्या? जी नहीं। बाइसिकल में टायर, यस, करेक्ट ऑप्शन। बॉल के अंदर बेस होती है, नहीं, बेस और बॉल अलग अलग चीजें हैं भाई, नहीं। सैंडल, शूज, सैंडल अलग चीज है, शूज अलग चीज है, सोल्ट अलग चीज है, पीपर अलग चीज है, लेकिन फ्लावर के अंदर ही होते हैं पिटल्स। पिटल से मिलकर के फ्लावर बनता है, वैसे ही टायर से मिलकर के साइकिल तो नहीं बन जाती, लेकिन बाइसिकल के अंदर टायर है ना, तो एक एक दो दो प्रिंसिपल भी लग जाते हैं कई बार कि नहीं यार ऐसा नहीं है, ये प्रिंसिपल लगेगा कि फ्लावर के अंदर पिटल्स हैं, वैसे ही बाइसिकल के अंदर टायर्स हैं। और टायर्स की स्पेलिंग क्या भैया? ये भी है और ये भी है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सीख लेंगे भाई, जितनी अंग्रेजी, जितना जीके, जितनी हिंदी, जितनी रीजनिंग, जितनी मैथमेटिक्स हमें आती है, सारी बताने की आप लोगों को कोशिश करेंगे, ठीक है। और हमें बहुत अच्छी मोटिवेशन दे रहे हैं भैया आप लोग, आप लोगों का धन्यवाद। हमें नहीं पता कि हम आप लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश जरूर करने की कोशिश आप लोगों को मोटिवेट करने की जरूर कर रहे हैं। अगर सफल नहीं हो पा रहे हैं तो क्षमा चाहते हैं, अगर सफल हो रहे हैं तो बताइएगा हमें लिख करके, और कुछ कमियां हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा कि सर यहाँ पर इंप्रूव कीजिए, और हमारे साथ में समय तभी बिताइए, हमारे साथ में तभी जुड़िए अगर हम कुछ अच्छा बता रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, राइटिंग प्लेजियरिज्म। शायद ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाए हम भी, कोई बात नहीं, प्लाजियरिज्म भी बोल सकते हैं, लेकिन वो सही टर्म नहीं है, प्लेजियरिज्म, ठीक है, इसी तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन है। एनीवे, राइटिंग प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म आपको बहुत कम जगह पर लिखने को देखने को मिलेगा। प्लेजरिज्म क्या है? मान लीजिए
नर्सिंग स्मार्ट ने अपने नोट्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है ना, और एज इट इज या उनको थोड़ा सा मोल्ड करके, कॉपी करके, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने नाम से कोई बेचने की कोशिश कर रहा है तो राइटिंग में उसको प्लेजरिज्म का नाम दे देते हैं, ठीक है ना, जो चीटिंग हो गई एक तरीके से, हमारे नोट्स को आप कॉपी कर रहे हो, ठीक है। काफ़ी बच्चों को कमेंट्स आ रहे हैं सर आपके जो रैंक का एनालिसिस है उसको कॉपी करके, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है, बच्चों के पास में अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। बिजनेस के लिए कोई अगर कर रहा है, बच्चों को फायदा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ तक हमें, ठीक है ना। प्लेजरिज्म क्या है, आप बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, बहुत अच्छी वोकैबुलरी है। प्लेजरिज्म का मतलब होता है राइटिंग में किसी की कॉपी करना ही नहीं है, आप समझिएगा इस चीज़ को ना, नकल करके उसके एक तरीके से बिजनेस को आपने हैक कर लिया है, ठीक है ना। वो तरीके इसकी स्क्रिप्ट, जो मूवी की कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है, कहानी लिखी हुई है, उसको किसी ने कॉपी कर लिया, ठीक है ना, तो राइटिंग को प्लेजरिज्म, ठीक है, समझ रहे हो आप इन चीज़ों को। तो वैसे ही दोनों के दोनों खाली छोड़ दिए। इनमें से देखते हैं कॉन्फिडेंस, डिसेप्शन। देखिए डिसेप्शन का मतलब था कोई धोखा देना, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस का मतलब किसी के ऊपर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास होना। तो आत्मविश्वास और धोखा देने में वो नहीं हो रहा भाई, ठीक है ना, वो चीज़ें नहीं बन रही, थोड़े से हमें अपोजिट से नजर आ रहे हैं, लेकिन मतलब डिच करने वाली चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मेल नहीं खा रही। ऑप्शन सारे देखिएगा, मनी, मिस अप्रोप्रिएशन। मिस अप्रोप्रिएशन का टर्म जो है आप यूज करते आ रहे होंगे, लेकिन ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, ये इकोनॉमिक्स का टर्म है। और मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपसे पैसे लिए कि यार मुझे पैसों की ज़रूरत है, और आपके पैसों को मैंने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, आप समझिएगा इसको, मॉनेटरी तरीके से देखिएगा, इकोनॉमिक्स के तरीके से देखिएगा इसको, मैंने अपने फायदे के लिए डिसऑनेस्टली, अनफेयरली यूज किया। समझ रहे ना आप। मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, आपसे लिए हुए पैसे को मैंने उधार के, दोस्ती के नाम पर, मित्रता के नाम पर, रिलेशन के नाम पर मैंने आपसे पैसे मांगे और उनको डिसऑनेस्टली, अनफेयरली यूज किया, उसको बोलते हैं मिस अप्रोप्रिएशन। तो ये मनी के साथ में सेम वही रिलेशन है जो कि प्लेजरिज्म और राइटिंग में, मेरे नोट्स लेकर के और फिर उनसे कमा रहे हो, उनको बेच रहे हो, उनको कॉपी करके कहीं पर, तो वह जैसे राइटिंग और प्लेजरिज्म जैसा रिलेशन बेटा, वही सेम रिलेशन। आप इन चीज़ों को, मेरी जो चीज़ें बताते हैं उनको जितना ज़्यादा सीरियस मत लीजिए कीजिएगा, मत लिया कीजिए कि भाई हम ऐसा किसी के ऊपर तंज कस रहे हैं, जी नहीं, हम कोई ऐसा अगर कर भी रहा है तो हमें कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे मोटिव जो है अलग है, हमारा ऑब्जेक्टिव अलग है, ठीक है। वो थोड़ा सा समझाने के हिसाब से हमने चीज़ें आपको बोल रही हैं कि राइटिंग का जिस तरीके से प्लेजरिज्म से रिलेशन है, अब हम थोड़ा बेटर बोल पा रहे हैं, बेटर शायद इसको प्रोनाउंस कर पा रहे हैं, राइटिंग का जो प्लेजरिज्म से जो रिलेशन है वही एग्जैक्टली मनी का मिस अप्रोप्रिएशन से रिलेशन है। और मिस अप्रोप्रिएशन को आप नॉर्मल इंग्लिश टर्म मत मानिएगा, मिस यार अप्रोप्रिएट सा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं समझिएगा। मिस अप्रोप्रिएशन टर्म है एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स का, कि किसी दूसरे के पैसे को दोस्ती के नाम पर आपने लिया, डिसऑनेस्टली और अनफेयरली उसका अगर आपने यूज किया, ठीक है, उस पैसे को अपने फायदे के लिए, तो उससे हम बोलते हैं मिस अप्रोप्रिएशन। और ये सेम रिलेशन है जो कि राइटिंग और प्लेजरिज्म में जो रिलेशन है। इस क्वेश्चन पे मुझे नहीं लगता हमने बोल करके हमने कितना समय ले लिया, लेकिन बहुत सही समय लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और दिमाग में छप जानी चाहिए। आप रीजनिंग है ना, रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। रीजनिंग इन 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सब कुछ है इसके अंदर। हिंदी भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, जीके भी आएगा, रीजनिंग भी। रीजनिंग तो खुद सब्जेक्ट ही नहीं है, समझ लीजिए अपने आप में ना, वो सब कुछ समाहित है इसके अंदर है ना। साइंस भी आ गई, सब कुछ आ गया, मैथमेटिक्स भी आ गया। मैथमेटिक्स के एज वगैरह के क्वेश्चन इसके अंदर आ जाते हैं भाई, ठीक है ना। जो हमने हाथ मिलाने के जो क्वेश्चन, जो गिफ्ट एक्सचेंज करने के जो क्वेश्चन आपको बताए थे, दो जानों मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस नहीं है। हमारी इंग्लिश में देखिए 2000 नोट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस नहीं है, वो मैथ के ऊपर बेस्ड रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे आप यहां पर समझिए, ये प्रॉपर मतलब इंग्लिश, फिर दूसरा क्या बोलते हैं उसको ना, यहां पर ये समझ लो फिलोसफी का टर्म आ गया, इकोनॉमिक्स का टर्म आ गया, मिस अप्रोप्रिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। जितना हमसे बन पड़ रहा, और बन पड़ने की बात नहीं है, आप पढ़ेंगे तो हम दिन रात भी लगाएंगे, कैसे भी एडजस्ट करेंगे आप लोगों के लिए, समय निकालेंगे और पूरा जोर लगाएंगे, पूरा दमखम लगाएंगे आप लोगों को DSSS भी पार कराने में। जो हमने कमिटमेंट ली है, जो हमने कमिटमेंट दी है आप लोगों को कि नॉर्थ की DSSS में आप लोगों को स्कोर कराएंगे और बहुत बेहतर स्कोर कराएंगे इन 5 सब्जेक्ट्स में। स्पेशली नर्सिंग भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।